आज हम हिंदी भाषा और उसकी प्रमुख बोलियों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम हिंदी शब्द के व्युत्पत्ति परक अर्थ पर चर्चा करेंगे। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। सिंधु सिंध नदी को कहते थे और उसी आधार पर उसके आसपास की भूमि को सिंधु कहने लगे। यह शब्द ईरानी में जाकर हिंदू और फिर हिंद हो गया और इसका अर्थ हुआ सिंध प्रदेश। चूंकि सिंध प्रदेश ही हिंद प्रदेश था जिसका अर्थ था भारत, इसी में धीरे धीरे विकास हुआ। मध्यकालीन ईरानी काल में हिंद शब्द में ईरानी के विशेषार्थक प्रत्यय इक को जोड़कर हिंदी शब्द बना जिसका अर्थ है हिंद का। यूनानी शब्द इंडिका या अंग्रेजी शब्द इंडिया आदि इस हिंदी के ही विकसित रूप हैं। कालांतर में अंतिम व्यंजन का लोप हो गया और हिंदी शब्द विशेषण के रूप में प्रचलित हो गया। अतः हिंदी शब्द का मूल रूप हिंदी है। 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमीर खुसरो ने पहेलियां रचकर हिंदी का श्री गणेश किया। अतः अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। अब हम हिंदी शब्द के अर्थ पर चर्चा करेंगे। तो आज हिंदी शब्द के 3 अर्थ प्रचलित हैं, अपने विस्तृत अर्थ में, अपने संकुचित अर्थ में और अपने सरलतम व संक्षिप्त अर्थ में। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी का अपने विस्तृत अर्थ में क्या तात्पर्य है। इस अर्थ में हिंदी से तात्पर्य इसकी 5 उपभाषाओं तथा इनकी 17 बोलियों से है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में होता है। उन 5 उपभाषाओं की बात करेंगे और उन 5 उपभाषाओं से निकली हुई हम 17 बोलियों की बात करेंगे। तो पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां समाहित हैं। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। दूसरी है पूर्वी हिंदी, इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी शामिल है। तीसरी है राजस्थानी, जिसमें पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी, दक्षिणी राजस्थानी जिसमें मालवी, पूर्वी राजस्थानी जिसमें ढूंढाड़ी भी कहते हैं और उत्तरी राजस्थानी इसे मेवाती भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी जिसमें नेपाली, मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाली और कुमाऊनी और बिहारी, मगही, मैथिली और भोजपुरी। दूसरा अर्थ है अपने संकुचित अर्थ में। इस अर्थ में हिंदी से तात्पर्य केवल पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी तथा इनकी 8 उपबोलियों से है। यह अर्थ भाषा वैज्ञानिकों ने माना है। तीसरा है अपने सरलतम व संक्षिप्त अर्थ में। इस अर्थ में हिंदी से तात्पर्य खड़ी बोली साहित्यिक हिंदी से है, जो आज हिंदी प्रदेश की सरकारी भाषा है, पूरे भारत की राजभाषा है, समाचार पत्रों और फिल्मों में जिसका प्रयोग होता है, जो हिंदी प्रदेश में शिक्षा का माध्यम है और जिसे परिनिष्ठित हिंदी, मानक हिंदी आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है। तो इस प्रकार से हिंदी का तात्पर्य हुआ खड़ी बोली गद्य में रचित गद्य के विविध रूपों को ही हिंदी कहा जाता है। अब हम भाषा की बात करते हैं। तो भाषा भास धातु से निर्मित शब्द है। भास का अर्थ है बोलना। अतः जिन ध्वनियों को बोलकर हम अपनी बात कहते हैं उन्हें भाषा कहा जाता है, अन्य साधनों को नहीं। किंतु
मानव मुख से निकली सभी ध्वनियों को भाषा नहीं कहते। जो ध्वनियां सार्थक होती हैं, उद्देश्यपूर्ण और क्रमबद्ध होती हैं तथा जिनमें कोई निश्चित व्यवस्था होती है, केवल उन्हीं से भाषा का निर्माण होता है। मसलन नींद में लिए गए खर्राटों की ध्वनि को भाषा नहीं कहते, क्योंकि वह निरर्थक होती है। अतः भाषा मानव मुख से निकली सार्थक ध्वनियों का वह व्यवस्थित रूप है जिसके माध्यम से एक समाज के सदस्य भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। लिपि की बात करेंगे तो लिपि का अर्थ है लेखन चिन्ह। अतः किसी भाषा की मौखिक ध्वनियों को जिन सुनिश्चित लेखन चिन्हों या ध्वनि चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है, उन्हें लिपि कहा जाता है। मसलन संस्कृत और मराठी की लिपि देवनागरी है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, उर्दू की फारसी है, अंग्रेजी की रोमन है। अब हम हिंदी भाषा की प्रमुख जो 5 उपभाषाएं हैं, उन 5 उपभाषाओं से निकली हुई जो 17 बोलियां हैं, उनमें हम सबसे पहले बात करेंगे पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी का विकास शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है और इसकी प्रमुख जो बोली है वह है खड़ी बोली। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में होता है। एक तो साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में, और दूसरा दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। यहाँ दूसरे अर्थ में ही इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दिल्ली मेरठ के आसपास का क्षेत्र पुराना कुरु जनपद है। इसी आधार पर राहुल सांकृत्यायन महोदय ने इस बोली को कोरवी नाम दिया था। खड़ी बोली या कोरवी का उद्भव शौर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। यह देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली के कुछ भागों में तथा बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद में बोली जाती है। किंतु अब इसका क्षेत्र मेरठ और उसके आसपास का प्रदेश ही नहीं रह गया, अपितु वह सारे उत्तरी भारत के साहित्य का माध्यम बन गई है। इसमें लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिसमें पवाड़े मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। दूसरी प्रमुख बोली है ब्रज भाषा। ब्रज का पुराना अर्थ पशुओं या गायों का समूह या चारागाह आदि है। पशुपालन की प्रधानता के कारण यह क्षेत्र कदाचित ब्रज कहलाया और इसी आधार पर इसकी बोली ब्रज भाषा या ब्रजी कही जाती है। यह पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है, अतः इसका विकास भी शौर सैनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ब्रज भाषा मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसकी मुख्य उपबोलियां अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी, माथुरी आदि है। साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही दृष्टियों से ब्रज भाषा बहुत समृद्ध है। खड़ी बोली की आकारांतता के स्थान पर ओकारांतता बहुत इसकी प्रमुख विशेषता है तथा व्यंजनांत के स्थान पर उकारांत इस जैसे सबू, मालू इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। तीसरी प्रमुख बोली है हरियाणी। इसे बांगरू भी कहा जाता है। हरियाणी का विकास उत्तरी शौर सैनी के पश्चिमी रूप से हुआ है। इसका क्षेत्र मोटे रूप से हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग है। हरियाणी में केवल लोक साहित्य मिलता है। चौथी प्रमुख बोली है बुंदेली।
बुंदेले राजपूतों के कारण मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा के झांसी, छतरपुर, सागर तथा आसपास के भाग को बुंदेलखंड कहते हैं। वहां बोले जाने वाली बोली को ही बुंदेली या बुंदेलखंडी कहते हैं। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका प्रमुख क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, होशंगाबाद तथा आसपास का क्षेत्र है। बुंदेली में लोक साहित्य काफी मिलता है। ईसुरी के भाग बड़े प्रसिद्ध हैं। यह भी कहा जाता है कि आल्हा खंड मूलतः बुंदेली की एक उपबोली बनाफरी में लिखा गया था। पांचवी प्रमुख बोली है कन्नौजी। इस बोली का प्रधान केंद्र कन्नौज होने के कारण ही इसे कन्नौजी कहा गया। यह बोली भी शौरसेनी अपभ्रंश से ही निकली है। यह इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि में बोली जाती है। कन्नौजी में केवल लोक साहित्य मिलता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी की प्रमुख बोलियों पर चर्चा करेंगे।